नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहिंदर सिंह एक बार फिर आपका कृषि गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एडीओ की तैयारी के लिए एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन किसे कहते हैं, यानी रोटेशन कहाँ करेंगे क्रॉप का, लैंड के ऊपर। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स ऑन ए पीस ऑफ लैंड इन ए गिवन टाइम, यानी क्रॉप को सक्सीड करेंगे, सक्सेशन करेंगे एक ही लैंड पर और एक ही टाइम पर, वो क्या कहलाएगा, क्रॉप रोटेशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है कि व्हेन टू और मोर क्रॉप्स ग्रोइंग ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड फॉर द सेम टाइम फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द क्रॉप और हायर यील्ड देन इट आंसर इज क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन में क्या होगा, जब क्रॉप्स हम लगाएंगे एक के बाद दूसरी, जैसे रबी के बाद खरीफ, तो हम इसमें ये चीज़ मेंटेन करके चलते हैं कि एक तो वहाँ इनपुट की रिक्वायरमेंट सबसे कम हो और दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो। थर्ड इसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो होता है क्रॉप रोटेशन का, वो आता है कि सोयल की फर्टिलिटी को मेंटेन किया जाए, हाई सोयल की फर्टिलिटी हो। तो ये तीन बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं क्रॉप रोटेशन के। फिर बारी आती है एडवांटेजेस की। तो क्रॉप रोटेशन को हमने कैसे रोटेट किया एक लैंड पे ताकि सोयल की फर्टिलिटी मेंटेन हो सके। तो पहला एडवांटेज हम क्या सोचेंगे, इसका पहला जो एडवांटेज होगा वो क्या होगा कि हर प्लांट की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट दो सीजन में, क्योंकि दो क्रॉप लगाते हैं हम, तो दो क्रॉप्स लगाएंगे उनके डिफरेंट रहेंगे, डिफरेंट प्रोपोर्शन में, कि कभी भी ये ना हो कि ज़मीन से एक जैसा न्यूट्रिएंट्स की हानि हो। जैसे राइस और व्हीट का क्रॉपिंग सिस्टम है, उसमें एनपीके ज़्यादा निकलता है, बायोमास ज़्यादा होता है और इनपुट हम मोस्टली एक ही डालते हैं, या तो यूरिया या डीएपी। आजकल थोड़ा बहुत जिंक और आयरन का चलन है, बाकी तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए 17 न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है और हम डालते 2-3 हैं। तो हम पहला एडवांटेज क्या होता है कि पहला एडवांटेज यही है कि हर क्रॉप की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सीजन के हिसाब से अलग अलग है, वो सोयल डेफिसिट नहीं हो पाती। दूसरा क्या होता है, हम इसमें क्या इंक्लूड करते हैं, हम इसमें पल्सेज इंक्लूड करते हैं या फोडर क्रॉप इंक्लूड करते हैं। इसका फायदा क्या होगा, पल्सेज नाइट्रोजन ऐड करेंगे और फोलिएज क्या होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बायोमास होगा तो बहुत सारा लेफ्ट कर जाता है। तो क्या ऐड हो जाता है, इससे नाइट्रोजन ऐड हो जाती है, ऑर्गेनिक कार्बन ऐड हो जाता है ज़मीन के अंदर। तो जब ओसी भी ऐड हो जाता है, नाइट्रोजन भी ऐड हो जाता है, तो क्या होगा, सोयल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये दूसरा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज क्या हुआ इसका, तीसरा एडवांटेज क्या हुआ, हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत कम पड़ी क्योंकि ऐड हो जाता है, ऑर्गेनिक कार्बन ऐड हो जाता है, न्यूट्रिएंट के रिक्वायरमेंट भी अलग अलग हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर लीस्ट इनपुट की ज़रूरत रहती है, और अगर लीस्ट इनपुट की ज़रूरत रहेगी तो हमें क्रॉप रोटेशन होगी। जो इंसेक्ट, पेस्ट और डिजीज रहेंगे उनकी साइकिल भी टूट जाएगी क्योंकि वो एक दूसरे को अपोज करेंगी। तो किसके रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी, हमें केमिकल्स की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी, और केमिकल्स की अगर रिक्वायरमेंट कम पड़ती है तो टॉक्सिसिटी सोयल के अंदर कम रहेगी। अगर टॉक्सिसिटी कम है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा रहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा रहेंगे तो डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा, डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा तो मिनरलाइजेशन ज़्यादा होगा। अल्टीमेटली क्रॉप रोटेशन के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। और हम इस क्रॉप रोटेशन को इसलिए हम इंटेंसिव कल्टीवेशन में भी यूज करते हैं कि लगातार इंटेंसिव कल्टीवेशन के कारण अपने सोयल के अंदर से ऑर्गेनिक कार्बन खत्म होता जा रहा है, न्यूट्रिएंट स्टेटस बिगड़ता जा रहा है, मिनरलाइजेशन कम हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम हो रहे हैं, वो इस क्रॉप रोटेशन से दोबारा बढ़ जाएं, वो चीज़ें दोबारा से अच्छी हो जाए, खेत की सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी, और अल्टीमेटली पूरी इकोलॉजी हमारी जो है वो सही तरीके से तभी वर्किंग होगी, तब हम इस तरह के क्रॉपिंग सिस्टम को अपने इंटेंसिव कल्टीवेशन के पार्ट में इंक्लूड करेंगे। अब है प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब प्रिंसिपल क्रॉप प्रोडक्शन के और क्रॉप रोटेशन के और इंटरक्रॉपिंग के लगभग सिमिलर हैं, उन पे डिफरेंस क्या होगा वो हम अभी देखेंगे। सबसे पहले हम प्रिंसिपल्स देखते हैं कि क्रॉप रोटेशन करते हैं तो क्या होगा। पहला, डीप रूटेड क्रॉप्स होंगी वो हमेशा फॉलो की जाएंगी सैलो रूटेड से। क्यों की जाएंगी कि क्रॉप रोटेशन का मतलब साल के अंतर में दो फसल लगाना, तो अगर दोनों डीप रूटेड होंगी तो एक जोन से ही जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हार्वेस्ट करेंगी, लेकिन अगर एक सैलो है और एक डीप रूटेड है तो दोनों जोन से न्यूट्रिएंट की हार्वेस्टिंग करेंगी और जो बायोमास होगा उससे सोयल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। दूसरा है इसका लेग्यूमिनस क्रॉप एक होगी और दूसरी नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप होगी।
इससे क्या फायदा होगा, लेग्यूमिनस क्रॉप नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी जो इस नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप को मिलेगी, और जो नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप है उसका जो बायोमास होगा उससे ऑर्गेनिक कार्बन मिलेगा, मतलब दोनों फसलों के लिए बेनिफिशियल। अगला है मोर इंटेंसिव क्रॉप। क्या होगी इंटेंसिव का मतलब जिसको कल्टीवेशन के लिए ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की, ज़्यादा कल्टीवेशन की, ज़्यादा टीलेज की जरूरत पड़ेगी, वो फॉलो की जाएंगी लेस इंटेंसिव क्रॉप से। जैसे हमने कॉटन लगा दिया, कॉटन के बाद हम पीज लगा दे, उसमें पी में रिक्वायरमेंट नहीं है ज़्यादा न्यूट्रिएंट की, इवन उसको तो अगर हम एसएसपी पे बिजाई कर देते हैं तब भी वो उसकी प्रोडक्शन सही आती है। डिफरेंट फैमिलीज, क्रॉप रोटेशन में हम दो अलग अलग फैमिलीज के पौधे लगाते हैं, दोनों अलग रोटेशन में। अगर हम एक ही तरह के पौधे लगाएंगे तो न्यूट्रिएंट का लॉस ज़्यादा होगा, इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिफर करेंगी तो वाटर का लॉस ज़्यादा होगा। उसके बाद क्या होगा, सोयल में टॉक्सिटी बढ़ेगी, क्योंकि एक जैसी फैमिली की क्रॉप है तो उनकी ग्रोथ पैटर्न लगभग एक जैसा होता है। फिर स्लोपिंग लैंड्स के लिए आते हैं, इरोजन रजिस्टिंग और इरोजन परमिटिंग। दो प्रकार की क्रॉप्स लगाते हैं, जिससे क्या होगा कि एक क्रॉप तो इरोजन को परमिट करेगी, ताकि जितनी बारिश होगी तो वो उसके अंदर से पानी बह के जाएगा, रेत बह के जाएगा, तो वाटर का लॉस तो होगा, साथ साथ सॉइल का लॉस भी होगा, फर्टाइल सॉइल का। और जो इरोजन रजिस्टिंग क्रॉप होंगी वो रजिस्ट करेंगी, उनकी हाइट छोटी होगी, रूटिंग पैटर्न अलग अलग होगा, उनकी फोलियत ज़्यादा होगी, तो वो वाटर के मूवमेंट को चेक करेंगे। जब वाटर का मूवमेंट चेक होगा तो सॉइल का मूवमेंट कम होगा उसके अंदर। मान लो ये बारिश होती है और ये इरोजन परमिटिंग क्रॉप है और ये रजिस्टिंग क्रॉप है, तो ये यहाँ से जो पानी बह के जाएगा स्लोप से वो इनके अंदर से निकल जाएगा, लेकिन ये छोटी क्रॉप से नहीं निकल पाएगा क्योंकि ये चेक कर देंगे इरोजन को। तो इससे क्या होगा, वाटर नीचे जाएगा यानी वाटर का रिचार्ज होगा, ऑर्गेनिक कार्बन का रिचार्ज होगा, सोयल का लॉस घटेगा। तो ये तीनों फायदे होते हैं अगर हम दो जो क्रॉपिंग पैटर्न लेते हैं उसको फॉलो करते हैं क्रॉप रोटेशन में, एक परमिटिंग का और एक रजिस्टिंग का। अब क्रॉप रोटेशन से दो बात सामने आती है कि कोई ऐसा पैटर्न जरूर होगा क्रॉप का जो हम रोटेशन में करेंगे, जो इंटर क्रॉपिंग में करेंगे, जो मल्टीपल क्रॉपिंग में करेंगे, जो मिक्स्ड क्रॉपिंग में। तो बार बार टर्म्स आती हैं क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम। अब पैटर्न क्या हुआ, पैटर्न जब हम पढ़ते हैं तो पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और तो ऐसे ऐसे आगे एजुकेशन बढ़ती है, तो कोई सेट पैटर्न है। तो सेट पैटर्न क्या होगा, कोई एक तरह की क्रॉप, कोई क्रॉप उसके बाद दूसरी क्रॉप, ये एनुअल सोइंग पैटर्न है किसी क्रॉप का। मान लो राइस और व्हीट, जहां पर 750 से ज़्यादा बारिश होती है, सैंडी लोम सोयल होती है, इरिगेशन फैसिलिटी ज़्यादा होती है, जैसे हमारा जीटी बेल्ट जो दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक जाता है, उस पर मोस्टली राइस और व्हीट की क्रॉप ली जाती है। तो राइस और व्हीट क्या हुआ, वो क्रॉपिंग पैटर्न हुआ, यानी एक क्षेत्र में अब जो फसल लगाते हैं और उसके कटने के बाद दूसरी फसल लगाते हैं। तो मैंने पहले राइस क्यों लिखा और व्हीट पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमेशा क्रॉपिंग पैटर्न जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें पहले खरीफ की फसल आती है, फिर रबी की फसल आती है। अगर आपने इसको रिवर्स कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, कि ऐसा कोई पैटर्न होता नहीं है। अब भाई पैटर्न की बात जिसको हम जिक्र करें, तो पैटर्न में क्या होगा कि जो लैंड पे हम पूरे साल में, यानी इसको आप क्या कहेंगे, ईयरली सीक्वेंस और क्रॉप सोइंग, ये क्या कहलाएगी, क्रॉपिंग पैटर्न कहलाएगी। और क्रॉपिंग पैटर्न किन बात पे डिपेंड करेगी, सैंड पे, इरिगेशन पे, क्लाइमेटिक कंडीशंस पे, तो वो उस एरिया के लिए स्पेसिफिक हो जाती है। लेकिन अगर पूरा हरियाणा को डिस्क्राइब करते हैं कि यहाँ क्रॉपिंग सिस्टम कौन सा होगा देश के लेवल पे, तो वो क्या कहलाएगा, क्रॉपिंग सिस्टम, राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम, बाजरा व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम और पैडी व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम। अब ये सिस्टम क्यों कहलाए, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस क्या हुआ, ये किसी रीजन का स्पेसिफिक होगा केवल, और जब वो रीजन पे स्पेसिफिक क्रॉप किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ काम करती है तो वो क्या कहलाएगा, क्रॉपिंग सिस्टम। यानी क्रॉपिंग सिस्टम बहुत बड़ी चीज है, क्रॉप्स का इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन जो होता है उसके बाद जो क्रॉपिंग पैटर्न चलता है उसको हम क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न किसी एक एरिया का हो सकता है, एक गांव का हो सकता है, स्टेट का हो सकता है, लेकिन क्रॉपिंग सिस्टम उस गांव का, उस शहर का इन्वायरमेंट जो पैटर्न क्यों बना, क्योंकि उस इन्वायरमेंट के साथ वो क्रॉप्स, वो क्रॉपिंग सिस्टम, उनकी ग्रोथ बिहेवियर
वो सेट हुई, उसको क्या कहते हैं हम, क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक क्रॉप रोटेशन समाप्त होता है। अगला टॉपिक होगा फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें हम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।